बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 9 का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। पेपर में कैसे आएगा, पहले जरा हम इसे स्टडी करते हैं और फिर देखेंगे। सुनिए, स्टूडेंट्स, एक्सरे होता क्या है, पहले जरा इस पॉइंट को क्लियर कीजिएगा। देखिए, जिस तरह मेरी और आपकी पहचान हमारे नामों से होती है, इस तरह लाइट की पहचान उसकी वेव लेंथ से होती है। लाइट की पहचान किससे होती है? उसकी वेव लेंथ से। तो वो लाइट जिसकी वेव लेंथ बड़ी शॉर्ट हो, शॉर्ट इन वेव लेंथ, शॉर्ट इन वेव लेंथ, वेवलेंथ शॉर्ट तो हो लेकिन नैनोमीटर में हो, इन नैनोमीटर। नैनो का मतलब होता है, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹। वो लाइट जिसकी वेवलेंथ बड़ी शॉर्ट हो, नैनोमीटर में हो, उस लाइट को हम लोग कहते हैं एक्सरेज। उस लाइट को हम लोग कहते हैं एक्सरेज। एक्सरेज उस लाइट को बोलोगे जिसकी वेवलेंथ बड़ी शॉर्ट होती है, नैनोमीटर में होती है, 10⁻⁹ मीटर में होती है। या ये कहिए कि वो लाइट जिसकी वेवलेंथ लैम्डा इस रेंज में हो, इस रेंज में हो, 0.001 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर, यानी वो लाइट जिसकी वेवलेंथ इस रेंज में हो, यहां से लेकर यहां तक के दरमियान हो, उस लाइट को क्या कहोगे? एक्सरे कहोगे। एक्सरे जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है? वो वेव्स जिनको ट्रेवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम का होना जरूरी नहीं है। मीडियम है तब भी प्रोपेगेट करेगा, मीडियम नहीं है तब भी प्रोपेगेट करेगा। मीडियम का होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ऐसे वेव्स को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और एक्सरे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। राइट? एक्सरे जो है वो इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब इनविजिबल का मतलब सुनिए गौर से। वो लाइट जो स्पेस को ब्राइट कर सके, रोशन कर सके, उसे हम लोग विजिबल लाइट कहते हैं। और जो स्पेस को ब्राइट न कर सके उसे हम इनविजिबल लाइट कहते हैं। तो एक्सरेज जो है वो इनविजिबल लाइट है। तो हम कहते हैं कि एक्सरेज आर इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ इन नैनोमीटर। चलिए स्टूडेंट, ये तो हमने आपको बताया कि एक्सरे होता क्या है। अब गौर से सुनिएगा। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस करने के लिए हमें लाइट की कितनी रेस चाहिए? 2, जो कि मोनोक्रोमेटिक भी हो, कोहेरेंट भी हो, कॉलीमेट्रिक भी हो। एक काम करते हैं, ऐसी 2 रेस एक्सरे की लेते हैं और एक्सरे की लाइट को यूज करके फ्रिंजेस की प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं।
तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अभी तक कोई साइंटिस्ट इसमें कामयाब नहीं हो पाया है। एक्सरे को यूज करके इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस करना फिलहाल पॉसिबल नहीं है। रीजन ये है कि उसकी वेवलेंथ इतनी कम होती है कि अगर आप उसकी मदद से फ्रिंजेस बना भी लें तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है, कोई फिनोमेना नहीं है। तो हम कहते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बाय यूजिंग एक्सरे लाइट और एक्सरे। लेकिन एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था ब्रैग। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम है ब्रैग। इस साइंटिस्ट ने एक्सरे को यूज करके डिफ्रैक्शन का फिनोमेना स्टडी किया था। ब्रैग ने एक्सरे को यूज करके डिफ्रैक्शन का फिनोमेना यूज किया था। डिफ्रैक्शन का मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना। लेकिन वो भी हर ऑब्जेक्ट को के एजेस को यूज करके नहीं, बस एक खास किस्म के क्रिस्टल को यूज करके उसने डिफ्रैक्शन का फिनोमेना स्टडी किया, और वो भी रॉक सॉल्ट का क्रिस्टल। रॉक सॉल्ट का क्रिस्टल। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ब्रैग ने रॉक सॉल्ट क्रिस्टल को यूज करके एक्सरे डिफ्रैक्शन कैसे की, और रॉक सॉल्ट क्रिस्टल की क्या खास बात थी। जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सुनिए, आप एक काम कीजिए, सॉल्ट का एक छोटा सा पीस लीजिए, दाना लीजिए, और उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब आप सॉल्ट के एक दाने को देखेंगे तो आपको सॉल्ट के एटम्स भी नजर आएंगे। एटम्स के दरमियान स्पेस भी नजर आएगा। यानी इतनी माइक्रो प्रॉपर्टी स्टडी की जा सकती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए। फर्ज कीजिए, ये आपके पास सॉल्ट का एक छोटा सा पीस है, ये है सॉल्ट का एक छोटा सा पीस है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो बड़ा ही दिखेगा, तो ये हमने बनाया है। जब आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखिएगा ऐसा दिखेगा। कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें आपको जो छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ये बॉक्सेस नहीं है, ये सॉल्ट के एटम्स हैं। और ये जो लाइनें आपको दिख रही हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये लाइंस नहीं है, एटम्स के दरमियान स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एटम्स के दरमियान स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? रॉक सॉल्ट क्रिस्टल के एटम्स इतने ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बड़े सीक्वेंस में होते हैं, गैप भी इक्वल होता है एटम्स के दरमियान। ब्रैग ने इसे यूज करके डिफ्रैक्शन का फिनोमेना स्टडी किया। कैसे, जरा देखिएगा। ब्रैग ने लाइट की रे को, ये जो टू एटम्स के दरमियान ये कॉर्नर पॉइंट्स है, यहां से लाइट को पास करवाने की कोशिश की। ये यहां से पास करवाएगा, ये यहां से। तो जब लाइट रे यानी एक्सरे टू एटम्स के कॉर्नर्स के दरमियान में से गुजरने की कोशिश करता है, पास होने की कोशिश करता है, तो उसको इतना स्पेस नहीं मिलता कि वो गुजर सके। वो उस एटम के एज से, किनारे से हिट कर जाता है। हिट करने की वजह से वो बेंड हो जाता है। बेंड होने के बाद वो आकर एटम के सरफेस से टकराता है।
ये जो आपको बॉक्स के अंदर व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है, ये एटम का सरफेस है। सरफेस से टकराने के बाद ये दोबारा बाउंस बैक होता है और दो एटम के दरमियान में से दोबारा गुजरने की कोशिश करता है। उस गुजरने की कोशिश में क्या होता है, वो एक मर्तबा फिर डिफ्रैक्ट होता है और यहां से डिफ्रैक्ट होने के बाद फिर ये बाहर निकल आता है। यानी वन रे टू टाइम डिफ्रैक्शन का फिनोमेना करता है रॉक सॉल्ट क्रिस्टल में। पहली मर्तबा इधर से आते वक्त, दूसरी मर्तबा रिफ्लेक्ट होने के बाद जाते वक्त। दूसरी भी ब्रैग ने सिंपल रिफ्लेक्शन के लिए इस्तेमाल किया। ये लाइट गिरे आई, सरफेस से टकराई और टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई। आप इसे यहां दरमियान से ब्रेक कीजिए, इसे रे 1 रे 2 कहिए। बताइए किस रे ने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है? रे 2 ने। रे 2 ने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया। कितना ज्यादा कवर किया है कैसे मालूम करेंगे? कम वाले से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ज्यादा वाले पर। यहां ये इंटरसेक्ट किया, यहां से लेकर यहां तक, इसे कहेंगे पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस किसके बराबर होता है? डी साइन थीटा के, डी साइन थीटा के। इसी तरह इन दोनों के दरमियान देखिए, इस रे ने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया, इसने कम। कितना कम? यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, इसे कहेंगे पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस भी किसके बराबर है? डी साइन थीटा के। इन दोनों का टोटल पाथ डिफरेंस कितना हो गया? टोटल पाथ डिफरेंस हो गया हियर, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2d sin theta. d sin theta and d sin theta. Total part difference is 2d sin theta. तो स्टूडेंट्स फिर हमने पढ़ा in constructive interference. In constructive interference. Constructive interference. पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? वो था m लैम्डा। m इसमें नंबर ऑफ फ्रिंजेस को रिप्रेजेंट करता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। दिस इज नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कीजिए। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, comparing equations 1 and 2, then तो क्या होगा देखिएगा, ये भी पार्ट डिफरेंस के बराबर, ये भी पार्ट डिफरेंस के बराबर, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। तो m लैम्डा ये इक्वल हो गया 2d sin थीटा के। इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन यहां लिखी हुई है, इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं which is called Bragg's law for X-ray diffraction, ये Bragg's law है। Bragg's law का अपना कोई स्टेटमेंट नहीं है। ब्रैग्स ने इस फिनोमेना के जरिए ये जो रिजल्ट ऑब्टेन किया, इस रिजल्ट को ही कहते हैं ब्रैग्स लॉ। कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये इक्वेशन ही ब्रैग्स लॉ है। यानी अगर ये पेपर में आया तो हम आपसे कहेंगे एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन फॉर ब्रैग्स लॉ। ये कहेंगे व्हाट इज एक्सरे? Explain the phenomena of X-ray diffraction for Bragg's law। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स इस टॉपिक के दो न्यूमेरिकल भी हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों छोटे से हैं, आसान से हैं, उसको भी जरा देख लेते हैं। जरा बुक ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 318।
पेज नंबर 318। जरा बुक ओपन करेंगे ताकि इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को करके इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। पेज नंबर 318, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 318, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। आसान है पर इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए। कहता है हाउ फार अपार्ट, एक दूसरे से कितना दूर है, यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस आपको मालूम करना है, डी। हाउ फार अपार्ट, एक दूसरे से कितना दूर है, आर द डिफ्रेक्टिंग प्लेन्स इन द सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल फॉर विच एक्स-रेज ऑफ वेवलेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ गिवन है 1.54 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम याद रखिएगा, ये लेंथ का यूनिट है, छोटा यूनिट है। एंगस्ट्रॉम को मीटर में लाने के लिए क्या करते हैं, लास्ट टाइम भी बताया था, 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई, ये मीटर में कन्वर्ट हुआ। मेक अ ग्लेंसिंग एंगल ऑफ, ग्लेंसिंग एंगल का मतलब एक्यूरेट एंगल, ग्लेंसिंग एंगल ऑफ 15 डिग्री एंड 54 मिनट। स्टूडेंट याद रखिएगा, डिग्री एंगल के यूनिट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, पर यह हमेशा अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। अगर एंगल में एक्यूरेसी चाहिए तो हम इसके छोटे यूनिट भी इस्तेमाल करते हैं, मिनट और सेकंड। मिनट भी एंगल का यूनिट है, सेकंड भी एंगल का यूनिट है। याद रखिएगा 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। मिनट के लिए सिंगल डैश इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। सेकंड के लिए डबल डैश इस्तेमाल करते हो। तो यहां पर ग्लेंसिंग एंगल गिवन है, मतलब एक्यूरेट एंगल गिवन है। आप इसको डिग्री में लाओगे कैसे, 54 को डिग्री में लाइए, फिर इसके अंदर प्लस कीजिए, यानी 54 को 60 से डिवाइड कीजिए, यानी ऐसे 15 डिग्री एज इट इज, 54 को 60 से डिवाइड कीजिए, ये डिग्री में आ जाएगा। 54 को 60 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.9, 0.9 इसमें प्लस किया तो ये हो गया 15.9 डिग्री। यानी जब मिनट में कोई वैल्यू गिवन हो तो पहले उसको डिग्री में लाइए, इसको डिग्री में लाने के लिए 60 से डिवाइड किया, ये डिग्री में आया, फिर इसमें प्लस किया, ये आया। आगे क्या कहता है, इन द फर्स्ट ऑर्डर, मतलब पहले फ्रिंज के लिए, फर्स्ट ऑर्डर यानी पहला फ्रिंज, m is equal to 1। क्लियर स्टूडेंट्स? आप एक दफा फिर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, डेटा देख लीजिए, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में मुझसे डिस्कस कीजिएगा। ये d निकालने के लिए सिंपल ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, m लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। d मालूम करना है तो d बराबर हो गया m लैम्डा 2 sin थीटा मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या होगा, डिवाइड, m गिवन है, लैम्डा गिवन है, थीटा गिवन है, सिर्फ वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा, यूनिट क्या लिखिएगा, मीटर। क्लियर? ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कहता है, a parallel beam of x-rays, a parallel beam of x-rays is diffracted by rock salt crystal, the first order maximum। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब ये एक्चुअल में कलर की लाइंस को बोलते हैं। फिलहाल आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है।
फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है पहला फ्रिंज, यानी m की वैल्यू कितनी है 1, m की वैल्यू कितनी है 1। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम बीइंग ऑब्टेन्ड when the glancing angle of incidence is 6 degree and 5 minutes। glancing angle थीटा 6 डिग्री 5 मिनट, इसको डिग्री में लाइएगा तो ये आएगा 6.08 डिग्री। सेम प्रोसीजर से, यानी ऐसे लेकर आएंगे। फिर क्या कहता है, glancing angle of incidence is 6 degree and 5 minutes। The distance between the atomic planes of the crystal is 2.81। distance given है 2.81 into 10 raised to power minus 10 मीटर, यही given है। तो कहता है कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपसे कह रहा है। इसमें चाहे तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, देख लीजिए, कंफ्यूजन हो यानी क्लियर पॉइंट ना हो तो लाइव सेशन में दोबारा डिस्कस करेंगे। फिलहाल लैम्डा निकालना है, फॉर्मूला दोबारा वही यूज करेंगे, m लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 2d sin थीटा ओवर m। देखिए d है, थीटा है, m है, सॉल्व करेंगे, लैम्डा आएगा, यूनिट क्या लिखेंगे मीटर। आप मीटर में आंसर दे सकते हो, लेकिन अज्यूम कि हम आपसे कहेंगे एंगस्ट्रॉम में आंसर दीजिए, तो मीटर को एंगस्ट्रॉम में लाने के लिए 10 की पावर माइनस 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। मीटर को एंगस्ट्रॉम में लाने के लिए 10 की पावर माइनस 10 से क्या करते हैं, डिवाइड, तो ये आ जाएगा एंगस्ट्रॉम। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन और उसके न्यूमेरिकल को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो अगेन मैं कह रहा हूं कि लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन अपने टाइम पर होगा, उस दौरान अपने कंफ्यूजन्स को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तब तक अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।